उस लोकेशन बेस्ड स्पिरिट का इलाका यह पूरा शहर है। तो इन्हें ग्रैनी को भागते हुए शहर के बाहर लाना होगा, तब वह थोड़ी कमज़ोर हो पाएगी। फिर शायद तुम उसे हरा पाओगे। अब मोमो पूछती है कि जैसे बैरियर उन्होंने अपने घर पर लगाया हुआ है, वैसा वह टनल के बाहर नहीं लगा सकते क्या? सेइको बताती है कि तिलस्मी को उनकी पावर उस जगह के देवता से मिलती है और हर जगह के देवता अलग-अलग होते हैं। तो जैसे ही सेइको अपने शहर से बाहर जाएगी, वह पावर्स यूज़ नहीं कर सकती। यानी कि यह शहर साइको का इलाका है, इसलिए ग्रैनी को हराने का एक ही रास्ता है, उसके साथ पकड़म-पकड़ाई खेलना। अगर ओकुरुन आज से ही ट्रेनिंग शुरू करे, तो ग्रैनी जितना तेज़ तो भाग ही लेगा। ओकुरुन बोलता है कि चलो किसी को तो याद आया कि मैं भी यही हूँ। अब मोमो कहती है कि ओकुरुन में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है और मोमो को हमेशा उसके पास ही रहना पड़ेगा, तभी उसका कर्स कंट्रोल में होता है। जिस पर सेको ओकुरुन से कहती है कि मोमो को अपने कंधे पर उठा लेना। ओकुरुन कहता है कि कर्स मोड में भी उसकी ताकत बस डबल हो जाती है। जिस पर सेको बोलती है कि आज से तुम जिम शुरू कर दो और हर एक्सरसाइज 100 बार करो। वहीं मोमो को भी अपनी साइकिक पावर्स बढ़ानी होगी। इसके अलावा सेको उनकी और कोई हेल्प नहीं कर सकती। वो इन्हें सोने को बोलती है ताकि कल से वह ट्रेनिंग शुरू कर सके। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब ओकुरुन मोमो से कहता है कि तुम्हारी दादी तो बहुत ही जवान दिख रही है। अब ओकुरुन मोमो से माफी भी मांगता है कि उस एलियन की लड़ाई में वह ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाया और मोमो को उसे बचाना पड़ा। असली लड़ाई में वह जरूर मोमो को बचाएगा। अब इन दोनों में वापस से बहस होने लग जाती है। खैर इसके बाद ओकुरुन श्राइन में ही सो जाता है। अब अगली सुबह सेको टीवी पर न्यूज देख रही होती है, जिसमें उस सेलिब्रिटी की पोल खुल जाती है जिसके बारे में सेको ने बताया था। वह सच में 27 साल का होता है और उसकी सच में शादी हो चुकी है। यानी कि सेइको ने उसके बारे में सब सही बताया था और सभी न्यूज़ चैनल पर उनकी खबर आ रही होती है। मोमो अब ओकुरुन के लिए चाय लेकर जाती है, लेकिन ओकुरुन को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर आ रहा होता है और उसे बाथरूम जाना था। लेकिन मोमो और ओकुरुन के बीच में अगर कोई दीवार या दरवाज़ा आ जाता है तो उसकी पावर्स काम नहीं करती। यानी कि मोमो को ओकुरुन को हल्का होते हुए देखना पड़ेगा और वो दोनों ही ये नहीं चाहते। सेको मोमो से पूछती है कि वो उसके कर्ज को कंट्रोल कैसे करती है, जिस पर मोमो बताती है कि उसे ओकुरुन के आसपास एक ऑरा दिखाई देता है। जब वो उस ऑरा को अपने हाथों से दबाती है तो वो छोटा हो जाता है और इस तरह कर्ज को काबू में करती है वो। और हमें बताया जाता है कि सभी में किसी न किसी तरह का ऑरा होता है। वह पौधों और पत्थरों में भी ऑरा देखती है और उन्हीं ऑरा को पकड़कर वो इधर उधर कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक छोटे एरिया में। अब मोमो आगे बताती है कि जब ये पावर्स उसके अंदर जागी थी तब यह काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थी, जैसे वो जो चाहे कर सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो बस छोटी मोटी चीज़ें ही हिला सकती है। सेको अब मोमो को अपनी आंखें बंद करने को कहती है और कहती है कि तुम सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दूसरे सेंसेस से भी ऑरा को फील करो। मोमो ऐसा ट्राई करती है पर ओकुरुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकुरुन कहता है कि अब उससे और नहीं हो पाएगा और वो यहीं पर रायता फैला देगा। अब ओकुरुन किसी दूसरे घर में घुसने ही लग जाता है तो मोमो उसे मना कर देती है कि फिर वह भागकर मोमो के घर में घुस जाता है और हल्का होने लग जाता है और मोमो को उसे हल्का होते हुए देखना पड़ता है, जिस पर ओकुरुन को भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। वो कहता है कि उसे जल्द से जल्द इस कर्ज से आज़ाद होना है और सेको कहती है कि जब मोमो ने पावर अनलॉक की थी वही उसकी असली शक्ति है, लेकिन वो पावर अब सील हो गई है और मोमो को ट्रेनिंग के साथ अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब अचानक ही मोमो देखती है कि बाथरूम के अंदर टर्बो ग्रैनी आ गई थी, जिसने सेको को फ्रीज कर दिया था। अब उसकी नाक से भी खून निकलने लग जाता है। ग्रैनी मोमो से कहती है कि वो ओकुरुन के थ्रू उससे बात कर रही है। वह बताती है कि उसका कर्स वायरस की तरह है, जिस भी इंसान को ओकुरुन ने देखा है ग्रैनी उसे तुरंत मार सकती है। वो कहती है कि मोमो की दादी को और मोमो को इस ग्रैनी से मिलने टनल के पास आना होगा, नहीं तो वो ओकुरुन के आसपास के सभी लोगों को मारना शुरू कर देगी। इसके बाद ग्रैनी चली जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। सेइको को होश आ जाता है और वह देखती है कि उनके घर में टेल्सीमैन भी जल चुका है। मोमो उसे सब कुछ बताती है। अब रात को जाने से पहले सेइको इन दोनों को खास कपड़े पहनाती है जो कि बुरी आत्माओं से इनकी रक्षा करेंगे, लेकिन यह कपड़े थोड़े ओल्ड फैशन्ड होते हैं। सेइको मोमो के गले भी लगती है और उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना और जिंदा वापस आना। इसके बाद ये दोनों साइकिल से निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर यह एक ट्रेन पकड़ लेते हैं क्योंकि साइकिल से टनल तक जाने में बहुत टाइम लगने वाला था। मोमो टर्बो ग्रैनी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने मोमो की दादी को मारने की धमकी दी थी और वह मार मार कर उसका भर्ता बना देगी। इसके बाद मोमो ट्रेन में कपड़े बदलकर मॉडर्न कपड़े पहन लेती है और कुछ देर में ये दोनों टनल के सामने पहुंच जाते हैं और मोमो ओकुरुन को आगे चलने के लिए कहती है, पर ओकुरुन बोलता है कि लेडीज फर्स्ट। ये दोनों ही फिर साथ में टनल के अंदर एंटर करते हैं
और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को आगे चलने के लिए कहते हैं। मोमो पूछती है कि टर्बो ग्रैनी के मिलने के बाद हम उसका क्या करेंगे, मुक्का मारेंगे? जिस पर ओकरून कहता है कि हमें उसे सोनो सिटी के बाहर ले जाना होगा, जिससे वह अपनी लोकेशन बाउंड स्पिरिट से अलग हो जाएगी। फिर वो इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि हम लोग उसे खुद आसानी से हरा देंगे। अब मोमो कहती है कि हमने उस दिन इतने बड़े एलियन को हराया था, तो हम इसे भी हरा सकते हैं। आखिर वो बस एक बुढ़िया ही तो है। अब इनकी नज़र पड़ती है एक बड़ी से ग्रैनी के सिर पर, जिसे देख वो दोनों यहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तो देखते हैं कि दूसरी तरफ भी ग्रैनी की मुंडी ही थी और उसने इन्हें दोनों तरफ से घेर लिया था। ग्रैनी अब इनके करीब आने लग जाती है, तो मोमो अपने बैग से कुछ बेसबॉल बैट्स निकालकर उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन ग्रैनी अपनी आंखों से ही उन बैट्स को खा जाती है। अब ओकरून मोमो से कहता है कि वो उसे कर्ज से आज़ाद कर दे ताकि वो इस ग्रैनी से लड़ पाए। मोमो ऐसा ही करती है, जिससे ओकरून अपने मॉन्स्टर वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस रूप में वो हमेशा ही मनहूसियत की बातें करता है, जैसे कि मैं तो आज पक्का मर जाऊंगा। ओकरून अब ग्रैनी की तरफ बढ़ने लग जाता है, पर अचानक ही वो वापस इंसान बन जाता है। मोमो को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। ओकरून के अंदर वो भूत वाला ऑरा भी नहीं है। अब टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैंने उसकी गोटियां लौटा दी है, जिससे उसके अंदर अब कोई भी कर्ज नहीं है। उसे लगा नहीं था कि ओकरून उसकी पावर से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अब वो अपनी कर्ज पावर इन्हें यूज नहीं करने देगी और इन दोनों को कच्चा चबा जाएगी। ग्रैनी के दोनों सिर अब उन्हें खाने की ओर आगे बढ़ते हैं और मोमो को अपनी दादी की बात याद आ जाती है कि टर्बो ग्रैनी को अपने भागने की स्पीड पर बहुत ज्यादा घमंड होता है, तो इन्हें उसे उकसाना होगा। मोमो अब ऐसा ही करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारा नाम तो टर्बो ग्रैनी है ना, तो एक रेस हो जाए और अगर दम है तो उसमें हमें हरा के दिखाओ। मोमो की बातें सुनकर ग्रैनी अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और कहती है कि उसे मोमो का चैलेंज मंजूर है, उसे कोई रेस में नहीं हरा सकता और वैसे भी वो जब चाहे इन दोनों को खा सकती है, तो उसे कोई जल्दी भी नहीं है। ग्रैनी अब इनसे रेस के नियम पूछती है, जिस पर मोमो बताती है कि वो पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। अगर ग्रैनी ने उन्हें पकड़ लिया तो वो जीत जाएंगे। अब ग्रैनी को 10 मिनट तक का काउंट करना होगा ताकि ये दोनों आगे भाग सके। ये नियम ग्रैनी को पूरी ईमानदारी से मानने होंगे, अगर वो चीटिंग करेगी तो उसका नाम बदनाम हो जाएगा। ग्रैनी कहती है कि मुझे भी रूल्स तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं है। अब मोमो और ओकरून तेजी से टनल के बाहर भागने लग जाते हैं और ग्रैनी भी गिनती गिनना शुरू कर देती है और ओकरून कहता है कि अब तो हम बच जाएंगे। मोमो तो जीनियस है। तभी यह सुनते हैं कि ग्रैनी को ठीक से गिनती करना नहीं आता और वो सीधा 1 मिनट से 3 मिनट ऐसे ही गिन रही थी और वो तुरंत 10 मिनट बोल देती है और ढेर सारे हाथों से मोमो को पकड़कर कैद कर लेती है। इसके बाद वो ओकरून से कहती है कि इसके 10 मिनट्स पूरे हुए, अब तुम्हारी बारी है। तो वो फिर से 10 मिनट तक गिनने लग जाती है और ओकरून कहता है कि वो गिनती करने में चीटिंग कर रही है और नियम का पालन नहीं कर रही, जिस पर ग्रैनी बोलती है कि तुमने 10 मिनट तक गिनने को बोला था, पर कैसे गिनना है यह नहीं। फिर वह तुरंत 10 मिनट तक पहुंच जाती है और फिर ओकरून को भी पकड़ने लग जाती है। तो अब मरता क्या न करता, तो जान बचाने के लिए ओकरून ग्रैनी के छाती पर काट देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। ओकरून ग्रैनी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अब ग्रैनी को भी समझ में नहीं आता कि वो ओकरून को अपने से दूर क्यों नहीं कर पा रही है। वो समझ जाती है कि यह ओकरून के कपड़ों की वजह से हो रहा है, तो वो वापस से भूत बनकर ओकरून को पजस कर लेती है और उसके कपड़े फाड़ देती है। अब ग्रैनी पूछती है कि तुम किसी जादूगर के रिश्तेदार तो नहीं। अब वो फिर से मोमो को खाने आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन उसे अचानक ही ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसे अपने हाथों से दबा रहा हो और ये मोमो ही कर रही थी। भले ही वो उसे देख नहीं सकती, लेकिन ग्रैनी का ऑरा फील कर सकती है और वह अपने हाथों से उसको दबा देती है और उसे ओकुरुन के शरीर में ही सील कर देती है और ओकुरुन भी मोमो को आज़ाद कर देता है। अब मोमो ग्रैनी से कहती है कि हमने तुम्हें पकड़ लिया है बुढ़िया, अब हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। पर तभी दीवार तोड़ के इनके सामने एक बड़ा सा केकड़ा आ जाता है, जो कि असल में वही लोकेशन बाउंड स्पिरिट था। वो केकड़ा सब कुछ तोड़ते हुए इनके पीछे पड़ जाता है और ये दोनों बाहर सड़क पर भागने लग जाते हैं। अब ओकुरुन पूछता है कि ये लोकेशन बाउंड स्पिरिट एक केकड़े जैसा क्यों दिख रहा है, जिस पर मोमो कहती है कि दादी ने कहा था कि कुछ भूत केकड़े का रूप ले सकते हैं ताकि वो आत्माओं की नदियों को पार कर सके, लेकिन यह केकड़ा ज्यादा समझदार नहीं होता है और कहीं भी अटैक कर रहा था। मोमो ओकुरुन से कहती है कि वो ट्रांसफॉर्म होकर दोनों को यहाँ से निकाल ले और ओकुरुन ऐसा ही करता है और मोमो को अपनी पीठ पर बिठाकर टर्बो स्पीड से भागने लग जाता है। ग्रैनी चिल्लाती है कि यह मेरी परमिशन के बिना मेरी पावर यूज कैसे कर रहा है। ओकुरुन अब भागते हुए पहाड़ी से
कूद जाता है और पैरों को हेलीकॉप्टर की तरह घुमाकर आराम से लैंड करने लग जाता है, पर तुरंत ही थक जाता है और दोनों शहर में जा गिरते हैं। वो केकड़ा भी अब इनके पीछे यहाँ आ जाता है और मोमो नोटिस करती है कि उस केकड़े पर ढेर सारी इंसानी चेहरे बने हुए हैं और ओकरून फिर से मोमो को उठाकर भागने लग जाता है और आम जनता उन्हें देखकर हंस रही होती है क्योंकि वो लोग केकड़े को नहीं देख सकते हैं, जिस कारण मोमो को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। अब ये वाला सीन मांगा पैनल में काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन खैर जाने दीजिए। ओकरून थक गया था और वो फिर से टर्बो मोड में आ जाता है, लेकिन वो इस मोड में भी शहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे एंड आई थिंक ये केकड़ा इन्हें जरूर यहाँ खा लेगा। मोमो अब ओकरून को एक बिल्डिंग में जाने को बोलती है, जिससे शायद ये केकड़ा वहां नहीं आ पाएगा, लेकिन वो फिर भी इस सब को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और आम लोगों को लगता है कि बिल्डिंग में धमाका हो गया है। अब ये केकड़ा एक पूल वाली जगह में आकर खड़ा हो जाता है और मोमो कहती है कि ये एक हॉट स्प्रिंग वाली जगह है और वो अपनी पावर से गर्म पानी के पाइप को तोड़कर केकड़े को नहला देती है और गर्म पानी से केकड़े का पूरा शरीर शून्य पड़ जाता है और वो लाल होकर रुक जाता है, जैसे उसे गर्म पानी में उबाल दिया गया हो। ये दोनों अब शहर से बाहर निकलने लग जाते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ जैसे लोग दिखते हैं जो कि इनके पीछे पड़ जाते हैं। अब टर्बो ग्रैनी कहती है कि शहर के आखिर में एक बड़ा सा कब्रिस्तान है और उसने वहाँ आराम कर रहे भूतों से थोड़ी सी मदद मांगी है जो कि इंसानों के शरीर में घुसकर इनका पीछा कर रहे हैं। अब सोनो सिटी ग्रैनी का इलाका है और उन भूतों को उसकी बात सुननी पड़ती है। फिर इनके सामने केकड़ा भी आ जाता है और अब इनका बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा होता है। मोमो अब ओकरून को टर्बो मोड में भागने को बोलती है, हालांकि उससे भी ये लोग सिटी के बाहर नहीं जा पाएंगे, पर मोमो के कहने पर ओकरून ऐसा ही करता है और टर्बो स्पीड में सबके बीच में से भागने लग जाता है और उसका रास्ता साफ करने के लिए मोमो उसकी मदद करती है। साथ ही वो अपनी पावर को इस तरह से यूज करती हो जैसे वो स्पाइडरमैन है और वो हवा में चले जाते हैं और आखिर में वापस शहर के अंदर ही जाकर गिर जाते हैं। अब इन दोनों ने अपनी पावर लिमिट को कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया था और अब ये दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे और मोमो का ध्यान भटकने की वजह से टर्बो ग्रैनी ओकरून के शरीर से बाहर निकल आती है और दोनों को जोर की लात मारती है और बोलती है कि आजकल के बच्चों में तमीज नाम की कोई चीज नहीं बची है और ग्रैनी उनसे नफरत करती है। अब ग्रैनी उस केकड़े के साथ मर्ज हो जाती है और इनसे कहती है कि चलो हिम्मत हो तो भाग कर दिखाओ, मैं 10 क्या मैं 20 मिनट तक तुम्हारा वेट कर लूंगी, फिर भी तुम इस शहर से नहीं भाग पाओगे। मोमो कहती है कि उसे बस 1 सेकंड चाहिए और इतना कहकर वो अपने ऊपर से गुजर रही ट्रेन को पकड़ लेती है और ओकरून के साथ उसके ऊपर बैठ जाती है। टर्बो ग्रैनी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इस ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर होती है, लेकिन फिर भी ग्रैनी तुरंत ही इन तक पहुंच जाती है क्योंकि ट्रेन हमेशा फुल स्पीड पर नहीं भागती, पर ये ग्रैनी भाग सकती है। लेकिन मोमो अब भी अपनी पावर से ग्रैनी को पकड़ लेती है और असल में इन्होंने ट्रेन की पटरी पर ही ग्रैनी के लिए एक जाल बिछाया हुआ था और मोमो की दादी सेइको इनका शहर के बाहर वेट कर रही होती है और उसने पटरी पर ढेर सारे टेल्सी मैन लगा दिए थे। अब जैसे ही ये लोग सोनो सिटी के बाहर आते हैं तो टर्बो ग्रैनी और उसके केकड़े वाली स्पिरिट का एक्सॉर्सिज्म हो जाता है। मोमो देखती है कि उस स्पिरिट में से ढेर सारी लड़कियों की आत्माएं निकलती हैं जो अब तक उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट में कैद थी। अब स्टेशन आते ही मोमो ओकरून के साथ ट्रेन से उतर जाती है और उन्होंने टर्बो ग्रैनी और उस केकड़े वाली स्पिरिट दोनों को खत्म कर दिया था। अब इसके बाद ये लोग उसी टनल में फूल चढ़ाने जाते हैं और सेइको बताती है कि यह टनल एक क्राइम करने की जगह हुआ करती थी। यहाँ छोटी लड़कियों को लाकर उन्हें टॉर्चर किया जाता था और उन्हें मारकर यही फेंक दिया जाता था। उन सब की आत्माओं से ये लोकेशन बाउंड स्पिरिट बना था और आज उन्हीं लड़कियों की आत्माओं को शांति मिल गई है। टर्बो ग्रैनी ऐसी जगहों पर जाती है जहां लड़कियों की आत्माएं भटक रही होती हैं और वो उन्हें दिलासा देती है ताकि उनकी आत्माओं की शक्ति उसे मिल जाए, मगर आत्माओं को जिंदा लोगों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ठीक जैसे जिंदा लोगों को आत्माओं के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। उनके इलाके में घुसना बदसलूकी होती है। आत्माओं और जिंदा लोगों को इस नियम का पालन करना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के इलाकों में दाखिल ना हो। खैर टर्बो ग्रैनी को मारने की खुशी में शाम को यह लोग पार्टी करते हैं जिसमें मोमो और उसकी दादी एक केकड़े के लिए लड़ने लग जाते हैं और ओकरून को समझ नहीं आता कि आज जो हुआ उसके बाद ये लोग केकड़े कैसे खा सकते हैं। अब सेइको ओकरून से पूछती है कि उसके गोडे तो उसे वापस मिल गए हैं ना, जरा मुझे तो दिखाओ, जिस पर ओकरून कहता है कि बुढ़िया सटिया गई है क्या, मेरे गोटे मेरे पास ही हैं, मैं किसी को नहीं दिखाने वाला। अब यह दादी उसके पीछे ही पड़ जाती है और वो मोमो से हेल्प मांगती है। मोमो तो केकड़ा चबाने में लगी होती है और ओकरून चिल्लाते हुए भागता है और कहता है इस पूरे खानदान का दिमागी संतुलन हिल चुका है।
खैर ओकरून इसके बाद मोमो को गुड बाय बोलकर अपने घर जाने लग जाता है। दोनों अब सोचने लगते हैं कि क्या ये उनका हमेशा के लिए गुड बाय होने वाला है। इन्होंने गुड बाय क्यों बोला लेकिन। फिर मोमो ओकरून को रोकते हुए कहती है कि कल स्कूल में मिलते हैं, जो सुनकर ओकरून खुश हो जाता है। अब अगले दिन ओकरून स्कूल जाने में डर रहा होता है और सोच रहा होता है कि जब वो मोमो से मिलेगा तो उससे क्या कहेगा। वो देखता है कि मोमो स्कूल के गेट पर ही खड़ी हुई होती है। ओकरून सोचता है कि शायद वो किसी और का इंतजार कर रही होगी और वह उसे इग्नोर करते हुए अंदर जाने लग जाता है। लेकिन मोमो सीधा उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि वो स्कूल इतना लेट क्यों आया है और वो ओकरून का ही वेट कर रही होती है। मोमो उससे एलियंस के बारे में काफ़ी बातें करती है, लेकिन फिर उनकी क्लास का समय हो जाता है और दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। ओकरून को उसके क्लासमेट आज भी परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पास मोमो जैसी कमाल की एक दोस्त है। अब मोमो का भी इधर क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसकी सहेलियाँ उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो कहीं खोई हुई सी लगती है। उसकी सहेलियों को लगता है कि शायद मोमो वापस अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी और इसीलिए वो कल स्कूल नहीं आई थी। मोमो असल में ओकरून से बात करने के लिए मरी जा रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है। उसे एलियंस के बारे में बातें करनी थी और वहीं ओकरून को भी भूतों के बारे में मोमो से बात करनी होती है। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब होते हैं और लंच ब्रेक होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही लंच होता है तो दोनों ही एक दूसरे की क्लास में जाते हैं और उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। मोमो उसकी क्लास में पूछती है कि ओकरून कहाँ है, लेकिन उसका असली नाम तो केन ताकाकुरा था, जो मोमो कभी नहीं लेगी। इधर ओकरून इतना धीरे धीरे मोमो के बारे में पूछता है कि किसी को उसकी आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। इसके बाद ओकरून मोमो को ढूंढने कैफेटेरिया में चला जाता है। वहीं मोमो भी उसे ढूंढने स्कूल के स्टोर में चली जाती है। इस तरह दोनों एक दूसरे को अलग अलग जगह पर खोजते रहते हैं और आखिर में हार मानकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। अब दोनों ही बेंच पर बैठे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। अब ओकुरुन सोचता है कि मोमो उसे इग्नोर कर रही है। उसे पता चल गया होगा कि वह कितना बोरिंग लड़का है और वैसे भी मोमो के तो इतने सारे दोस्त हैं, तो वो उसे क्यों ही दोस्त बनाएगी। वहीं मोमो सोचती है कि ओकुरुन उसे अवॉइड कर रहा है क्योंकि वो इतनी चिपकू है। काफ़ी सोचने के बाद दोनों खड़े होते हैं और अपनी अपनी क्लास में जाने लग जाते हैं, लेकिन सडनली वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब इनकी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और इन्हें पता चलता है कि यह दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें टकराते हुए मोमो की फ्रेंड्स देख लेती हैं और बात करने लग जाती हैं कि ये दोनों कहीं किस तो नहीं कर रहे थे। अब मोमो गुस्सा करके कहती है कि वो ऐसे लल्लू को कभी किस नहीं करेगी और ओबरून भी कहता है कि वो भी ऐसी पागल लड़की को कभी किस नहीं करेगा। जिसके बाद ये दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे से कभी ना बात करने का बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। ओकरून बाथरूम में जाकर सोचने लग जाता है कि उसे मोमो से लड़ना नहीं चाहिए था और वह उससे माफ़ी मांग लेगा। अब वह हल्का होते हुए नीचे देखता है तो उसका केला तो सही सलामत होता है, लेकिन उसके दोनों अंगूर यानी कि आंड गायब हो चुके थे। इधर मोमो की क्लास में यह बात फैल जाती है कि उसने एक लड़के को किस किया और वह गुस्से में सभी से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ओकरून मोमो को ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है और उसे बात करने के लिए बाहर बुलाता है। मोमो का उससे बात करने का कोई मूड नहीं था और वो उसे यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। ओकरून कहता है कि उसे कुछ खास बात करनी है अकेले में, पर मोमो साफ मना कर देती है और अपने फ्रेंड से भी कहती है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और फालतू की अफवाहें फैलाना बंद करो। मोमो उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं होती है, तो ओकरून को लगता है कि मोमो को अपनी फ्रेंड्स के सामने उससे बात नहीं करनी होगी और उसे शर्म आ रही होगी। वह निराश होकर वहां से चला जाता है। यह देख मोमो के फ्रेंड्स लोगों को भी बुरा लग जाता है कि मोमो उसके साथ इतना सख्ती से पेश क्यों आ रही है। और स्कूल की छुट्टी होने के बाद ओकरून एक लड़की से जा टकराता है जो कि काफ़ी क्यूट होती है और इसका नाम आयरा होता है। आयरा ओकरून से माफ़ी मांगती है और उससे बात करने लग जाती है, जिससे ओकरून भी शर्मा जाता है। आयरा उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली हो रही थी। वहीं इधर मोमो को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी वो ओकरून को आयरा के साथ बात करते हुए देख लेती है और इधर अपना ओकरून भाई दांत दिखाकर हंस रहा होता है। अब मोमो सोचते हैं कि ओकरून के तो कोई दोस्त नहीं थे, फिर ये लड़की कहाँ से आ गई। आयरा फिर अपनी दोस्त के साथ यहाँ से जाने लग जाती है और बोलती है कि वो लड़का कितना बड़ा लल्लू है। मैंने उससे प्यार भरी दो बातें क्या कर ली, वो तो मुझ पर लट्टू ही हो गया। मेरे जैसी क्यूट लड़की तो उससे कभी जिंदगी में बात नहीं करेगी। अब वो लल्लू मेरे प्यार में गिर जाएगा और मेरे ही सपने देखता रहेगा। मोमो यह सब सुन लेती है और अपनी साइकिक पावर से एक बर्तन उठाकर आयरा के सिर पर मार देती है, जिससे आयरा वहीं गिर जाती है और उसकी दोस्त सोचने लग जाती है कि आखिर यह बर्तन आया कहाँ से। अब ओकरून भी उसकी तरफ जाने लग जाता है, लेकिन मोमो उसे पकड़ लेती है और काफ़ी फ्रेंडली होकर कहती है कि चलो साथ में घर चलते हैं, इस चश्मे में तुम और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। लेकिन कुछ बुद्धि लड़कियां यह देख नहीं पाती और फिर उनके सिर पर बर्तन आके गिरता है। मोमो यह सब आयरा को सुनाने के लिए कह रही थी।
अब रास्ते में मोमो ओकरुन से माफी मांगती है कि जब वो टकराए तो मोमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन ओकरुन के दोस्त होने के नाते उसे कोई शर्म नहीं है। और यह बात सुनकर ओकरुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों ही शर्माने लग जाते हैं। लेकिन फिर ओकरुन चिल्लाकर कहता है कि एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। वो मोमो से पूछता है कि हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था ना। मोमो कहती है हाँ, हमने उसे हरा दिया था और ओकरुन का कर्ज भी जा चुका है। ओकरुन कहता है कि उसका केला तो सही सलामत है, लेकिन उसके दोनों आहंड गायब हो चुके हैं। यह सुनकर मोमो जोर जोर से हंसने लग जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। दादी साही को कहती है कि मैंने तभी बोला था कि मुझे देखने दो, और तुमने अब तक नोटिस क्यों नहीं किया? तुम्हें कैसे अब तक पता नहीं चला कि तुम्हारे आंट गायब हो चुके हैं? ओकरुन कहता है कि केला मिलने की खुशी में उसका ध्यान ही नहीं गया। साही को कहती है कि केले की जगह पेंसिल बोला करो यार। अब इसके बाद सही को ओकरुन की सोल को अच्छे से चेक करने लग जाती है और मोमो से कहती है कि कोई भी अच्छी डॉल लेकर आओ और एक पानी से भरा बर्तन भी। कुछ तो है जो ओकरुन के अंदर छुपा हुआ है। अब ओकरुन अपने पैरों को उस पानी वाले बर्तन में डाल देता है। मोमो एक बिल्ली जैसी डॉल को लेकर आई थी जिसके ऊपर उसने टेल्सीमैन भी लगा दिया था। अब इसके बाद साइको झाड़ू से ओकरुन के सिर पे मारने लग जाती है। ओकरुन पूछता है कि ये क्या कर रही है, तो साइको कहती है कि वो उसकी झाड़ फूक कर रही है उसके अंदर का भूत निकालने के लिए। खैर मोमो बताती है कि जब सेइको ने ओकरुन को मारा था तब ओकरुन के ऑरा का कलर बदल गया था। सेइको कहती है कि अब अगर ऑरा कलर बदल दे तो उसे पकड़कर बाहर खींच लेना। मोमो पूछती है कि इंसान का ऑरा बाहर खींच सकते हैं क्या, जिस पर सेइको बोलती है कि ओकरुन के अंदर किसी दूसरी चीज का ऑरा है जो कि मोमो बाहर खींच पाएगी। सेइको फिर से ओकरुन के सिर पर मारने लग जाती है और मोमो भी तैयार हो जाती है। जैसे ही ओकरुन को वो मारती है, मोमो उसका ऑरा पकड़कर बाहर खींच लेती है, लेकिन मोमो कहती है कि बाहर आते ही वो ऑरा गायब हो गया। तभी इनकी नज़र उस डॉल पर पड़ जाती है जिसका टेल्सीमैन जल चुका था। अचानक ही उस डॉल में जान आ जाती है और वह कमरे से बाहर भाग जाती है। तीनों उसे घर में ढूंढने लग जाते हैं। फिर मोमो अपनी साइकिक पावर यूज करके उसके ऑरा को सेंस कर लेती है और फिर उस डॉल को पकड़ लेती है। वो डॉल चिल्लाती हुई कहती है कि मुझे जाने दो वरना मैं तुम तीनों को मार दूंगी। मोमो और ओकरो को समझ नहीं आता कि ये है कौन। साइको उन्हें बताती है कि असल में यह टर्बो ग्रैनी है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि जब वो इनके बैरियर स्पेल में जल रही थी तो उसने लास्ट मोमेंट पर ओकरुन के शरीर में अपनी जगह बना ली थी और वो उसके अंदर घुस गई थी, जिससे वो मरने से बच गई थी। और वो उसके अंदर छुपकर अपनी पावर्स के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा था कि समय आने पर वो इन दोनों को मार देगी। वो इन्हें मारने की धमकी देती है, लेकिन उस ढोल के अंदर वो बस एक छोटी सी बिल्ली लग रही थी। अब मोमो कहती है कि अब तुम हमारी कैद में हो और तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। अब ओकरुन उससे टेल्सीमैन दिखा के डराता है और उससे अपने बॉल्स को वापस मांगता है, जिस पर टर्बो ग्रैनी बोलती है अगर मैं मर गई तो ओकरुन को उसकी बॉल्स भी कभी नहीं मिलने वाली, इसलिए उसका पलड़ा भारी है। टर्बो अब ओकरुन को कहती है कि किचन से एक चाकू लेकर आओ और इन दोनों को मार दो, तब मैं तुम्हारी बॉल्स वापस कर दूंगी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। यह सुनकर ओकरुन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर अचानक ही अपने टर्बो ग्रैनी वाले रूप में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मोमो को समझ नहीं आता कि टर्बो ग्रैनी तो ओकरुन के बाहर है, फिर वो उसकी पावर्स कैसे यूज कर पा रहा है। टर्बो ग्रैनी को भी कुछ समझ नहीं आ पाता। सही को बताती है कि इस कागज के फैन से मार के बुरी आत्माओं को लोगों के शरीर से निकाला जाता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी बहुत ही चिपकू है, शायद इसलिए ग्रैनी खुद तो बाहर आ गई है लेकिन उसकी पावर्स ओकरुन के अंदर ही रह गई और ग्रैनी का सिर्फ दिमाग यानी कि कॉन्शियसनेस ही बाहर आ पाई है और उस डॉल में उसकी सिर्फ कॉन्शियसनेस ही ट्रांसफर हो पाई है। सिर्फ साइको ही है जो ग्रैनी के दिमाग को वापस उसकी जगह पर लगा सकती है, यानी कि टर्बो ग्रैनी बस एक बिल्ली है। साइको अब टर्बो ग्रैनी को झाड़ू से मारने लग जाती है और ओकरुन वापस नॉर्मल हो जाता है। मोमो अब टर्बो ग्रैनी से कहती है कि जब उसे पता चला कि टर्बो ग्रैनी उन लड़कियों की मदद कर रही है, तब से वो टर्बो ग्रैनी से नफरत नहीं करती। अब मोमो टर्बो ग्रैनी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है कि अगर वो ओकरुन की बॉल्स वापस कर देगी तो टर्बो ग्रैनी को उसकी पावर्स लौटा दी जाएगी। टर्बो ग्रैनी इस डील के लिए मान जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, उसने ओकरुन की बॉल्स को कहीं गुमा दिया था, जो सुनकर मोमो और ओकरुन शॉक हो जाते हैं। तभी ग्रैनी बताती है कि उन बॉल्स पर ग्रैनी की स्पिरिचुअल एनर्जी का कवर चढ़ा हुआ है और वह बिल्कुल किसी सोने के अंडे जैसे चमक रही होगी। उसे देखते ही ये लोग पहचान लेंगे। मोमो और ओकरुन रात में ही बॉल्स को ढूंढने निकल जाते हैं, पर उन्हें कुछ मिलता नहीं, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि शायद उन्हें किसी और ने उठा लिया होगा। उन बॉल्स में पावरफुल लाइफ फोर्स भरी हुई है जिनकी तरफ आत्माएं और भूत आकर्षित होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो लाइफ फोर्स वाले ढेर सारे आइटम्स इकट्ठा कर लेंगे तो वह वापस से जिंदा हो सकते हैं।
इसीलिए शैतानी आत्माएं लोगों पर हमला करके उनकी लाइफ फोर्स चुराने की कोशिश करती रहती हैं। मोमो कहती है कि अगर किसी ने उस बॉल्स को उठा लिया होगा तो फिर वह हमें कभी नहीं मिलेगी। जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर दोनों उसे जूते से मारने लग जाते हैं और उसका पापड़ बना देते हैं। मोमो कहती है कि उन्हें वापस घर चलकर कुछ और सोचना चाहिए। घर पर सेइगो कहती है कि वह अपने कुछ जान और पहचान के लोगों से उन बॉल्स के बारे में बात करेगी और कुछ जानकारी लेगी। और साथ ही टर्बोग्रेनी की पावर्स अब होकर उनके अंदर है, तो उसे संभल कर रहना होगा क्योंकि उसका इस खतरनाक शक्ति पर काबू नहीं है। अगले दिन जब ओकरुन स्कूल जाता है तो उसकी क्लास के कुछ लड़के उसे मोमो के बारे में पूछने लग जाते हैं कि वो कितनी क्यूट है ना, क्या तुम उससे हमारी जान पहचान करवा सकते हो। अब एकदम से ओकरुन को रियलाइज होता है कि वो उससे दोस्ती करके इतना ज़्यादा खुश था, उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं और वह सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लेकिन फिर वह खुद को पंच करने लग जाता है क्योंकि मोमो उसकी सिर्फ दोस्त है और उसके बारे में ऐसा सब सोचना गलत बात है। तभी वह लड़का ओगरुन से पूछता है कि तुम लोगों ने कितनी बार किया है। हम लोग को ऐसा सुनने में आया है कि वो किसी के भी साथ सो जाती है। अब यह सुनकर ओकरुन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कॉलर पकड़कर पूछता है कि ये सारे झूठे रूमर्स कौन फैला रहा है। वो लड़के उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं तो ओकरुन गलती से अपनी टर्बोग्रेनी वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकरुन कहता है कि मोमो उस तरह की लड़की बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके बारे में ये सब अफवाहें फैलाना बंद करो। ओकरुन का यह रूप देख के वो लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम समझ गए ओकरुन। अब ये अपने आप को वापस से शांत कर लेता है और नॉर्मल होकर अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसके बैग में से टर्बोग्रेनी बाहर निकलती है, जिससे देख ओकरुन चौंक जाता है और तुरंत उसे लेकर अपनी क्लास से बाहर निकल जाता है और ऐसी जगह जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता। ओकरुन पूछता है कि वो उसके बैग में क्या कर रही है, जिस पर टर्बोग्रेनी बोलती है कि सेइको ने कहा था कि मैं कहीं भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे अंदर अब कोई पावर्स नहीं है। टर्बोग्रेनी अब उसे बहकाने की कोशिश करती है कि यह पावर्स तुम्हारे काबू से बाहर है, मुझे फिर से तुम्हारे शरीर में जाने दो, मैं अपनी पावर्स वापस लेकर बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन ओगरुन उसके इस झांसे में नहीं पड़ने वाला था और बोलता है कि पहले मेरी बॉल्स वापस करो। तभी मोमो भी यहाँ आ जाती है, जिसे देख ओगरुन शर्माने लग जाता है और उससे नजरें भी नहीं मिला पाता और यहाँ से भागने लग जाता है और मोमो भी उसके पीछे पड़ जाती है। वहीं टर्बोग्रेनी बैग से निकलकर स्कूल में घूमने लग जाती है। मोमो वापस अपनी क्लास में पहुंच जाती है और सोचने लगती है कि ओगरुन उसे अवॉइड क्यों कर रहा है, जिससे मोमो बहुत गुस्सा हो जाती है, जबकि वो तो उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मोमो की सहेलियां बताती है कि वह एक अच्छा लड़का है, उसकी अपनी क्लास के कुछ लड़के से उसकी लड़ाई हो गई थी क्योंकि वह मोमो के बारे में कुछ बुरा कह रहे थे। स्कूल में कोई तो है जो तुम्हारे बारे में झूठे रूमर्स फैला रहा है। और यह जानकर ओगरुन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। अब इसके बाद हम उसी लड़की आयरा को देखते हैं जो खुद को सबसे सुंदर लड़की समझती है। जब वह हॉल में चलती है तो सभी की नज़र उस पर होती है और आयरा उन लोगों को प्यार से ग्रीट भी करती है, जिससे वह सब उस पर लट्टू हो जाते हैं। वो सुंदर होने के साथ साथ दिल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जब कल मोमो ने उसके सिर पर बर्तन गिराया था तब वह मोमो से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अब वो उससे बदला लेने के लिए पूरे स्कूल में गलत रूमर्स फैला देती है। लेकिन ये रूमर्स तो कुछ नहीं, आयरा ने उस दिन मोमो के साइकिक पावर्स को यूज़ करते हुए उसे देख लिया था, जिससे आयरा को लगता है कि मोमो किसी तरह की डीमन है और उसके पास शैतानी शक्तियाँ हैं। इसके बाद वो अपनी जेब से एक गोल्डन बॉल निकालती है जो कि आसमान से उसके पास आकर गिरी थी। इससे आयरा को लगता है कि वो किसी महान काम के लिए चुनी गई है और शैतानी डीमंस को ख़त्म करके इस दुनिया को बचाने का काम अब उसी का है। आखिर वो इतनी सुंदर जो है। और हाँ दोस्तों, ओकरुन की एक बॉल आयरा के पास है। अब हम देखने वाले हैं कि आगे क्या क्या होता है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि कल रात को जब आयरा एक ट्रेन ब्रिज के पास से गुजर रही थी तभी एक गोल्डन बॉल उसके सिर पे आके गिर जाता है, जिसके बाद वो ट्रेन के ऊपर किसी तरह की बिजली चमकते हुए भी देखती है। यहीं पर मोमो ने टर्बोग्रेनी और उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट को एक्सॉर्स किया था। अब इतना सुंदर दृश्य देखकर आयरा उस बॉल को अपने पास रखने का फैसला करती है। खैर इधर स्कूल में आयरा की दोस्त उसका बताया हुआ सामान लेकर आई थी, जिसमें होली बाइबल और एक क्रॉस था। आयरा कहती है कि वह सुंदर है इसीलिए उसे चुना गया है और वह दुनिया को बचाएगी। आयरा के दोस्तों को उस पर ज़्यादा यकीन नहीं हो रहा था। तभी आयरा विंडोज़ के बाहर किसी को देखती है और मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वहाँ लाल कपड़ों में एक अजीब सी औरत है, लेकिन उसकी सहेलियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। आयरा को लगता है कि यह औरत मोमो की ही पहचान वाली होगी।
जिसे इन पर जासूसी करने के लिए भेजा गया है, पर वह अपने दोस्तों को छुपने के लिए कहती है। तभी दो लड़के इसकी तरफ आते हैं और पूछते हैं कि आयरा नीचे क्यों बैठी हुई है, जिस पर आयरा बोलती है कि उसे गर्मी लग रही थी इसीलिए वह नीचे बैठ गई। वो अपनी सहेलियों से भी कहती है कि वो उसे स्कूल के बाद मिले, और टर्बो ग्रैनी भी छुपकर यह सब नाटक देख रही होती है।